हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी क्या करके यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मूवी की शुरुआत में हम जोसेफ नाम के इंस्पेक्टर को देखते हैं जो एक लेटर लिख रहा होता है। इसके बाद जोसेफ फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे देता है और वहीं हम 4-5 लोगों की एक गैंग को देखते हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि जोसेफ ने अपनी जान किसी और के दबाव में आकर ली है। इसके बाद हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक बस आई है जिसमें एक बूढ़ी औरत की चैन चोरी हो गई है। वो बूढ़ी औरत चोरी का इल्जाम उसके पास खड़ी 2 औरतों पर लगाती है। पुलिस पूरी बस की तलाशी लेती है लेकिन चैन नहीं मिलती। तब ऐसा ही रविशंकर उन दोनों औरतों से कहते हैं कि हमारे सर के आने से पहले चैन दे दो क्योंकि हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तब भी वो दोनों औरतें चैन के बारे में कुछ नहीं बताती। तब ऐसा ही हरिशंकर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि चैन की चोरी का शक इन्हीं दोनों औरतों पर है। तब सीआई हरिशंकर पहली औरत से पूछता है कि चैन कहाँ है। तब वो कहती है कि चैन उसके पास नहीं है। तब सीआई हरिशंकर उस औरत को एक थप्पड़ मारता है और बहुत क्रूरता से पूछता है कि जल्दी से बता चैन कहाँ है। तब दूसरी औरत डर जाती है और बता देती है कि चैन उसके पास है। तब हरिशंकर कोई रिपोर्ट लिखे बिना ही चैन उस बुढ़िया को देकर भेज देता है। तब ऐसा ही रविशंकर हरिशंकर से कहता है कि अगर उन औरतों ने मीडिया को बता दिया कि आपने उन्हें मारा है तब आपकी नौकरी जा सकती है। तब हरिशंकर उससे कहता है कि तू अपनी नौकरी की चिंता कर, मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। लेकिन ऐसे ही रविशंकर नहीं मानता और डीएसपी को कॉल करके बता देता है कि हरिशंकर ने कैसे एक प्रेग्नेंट औरत को थप्पड़ मारा। तब डीएसपी तुरंत हरिशंकर को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हरिशंकर डीएसपी को ही सुना देता है कि आप मुझे मेरा काम मत समझाइए, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। तब हरिशंकर समझ जाता है कि पुलिस स्टेशन में कोई है जिसने उसकी चुगली डीएसपी से की है। तब हरिशंकर सभी पुलिस ऑफिसर को लाइन में खड़ा करके उन पर चिल्लाता है कि अगर मेरे अंडर काम करना है तो मेरे ऑर्डर मानने होंगे, नहीं तो नौकरी छोड़ दो या ट्रांसफर ले लो। थोड़ी देर बाद चंदू नाम का एक बस कंडक्टर कंप्लेन लेकर आता है कि उसने अपनी बेटी के बर्थडे पर एक सोने की चैन गिफ्ट की थी और उसकी वाइफ के ऑपरेशन के लिए अब उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो उस चैन को गिरवी रखने गया। तब उसे पता चला कि उसकी चैन तो नकली है। अब उसे पता नहीं कि उसकी चैन कैसे बदल गई। इस बात का पता लगाने सीआई हरिशंकर हॉस्पिटल जाता है जहां वो देखता है कि चंदू की वाइफ का ऑपरेशन होने वाला है और चंद्रू की वाइफ के साथ उसकी 17 साल की बेटी भी होती है। हरिशंकर उसकी बेटी से पूछताछ करता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें सोने की असली चैन दी थी तो नकली चैन कैसे बन गई। तब वो बताती है कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के ने उसका फायदा उठाया और उसी दौरान वो चैन पता नहीं कहाँ खो गई। तब वो अपने लिए एक सेम नकली चैन बनवा लेती है ताकि उसके पिता उस पर नाराज ना हो। फिर हरिशंकर उस चैन का फोटो खींचकर उसका फोटो स्क्वाड के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देता है और कहता है कि इस चैन की डिटेल्स जल्दी से जल्दी निकालो। तब 2 पुलिस वाले उस चैन के बारे में डिटेल्स लेने के लिए कई ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और उन्हें एक शॉप पर पता चलता है कि वहाँ पर सोने की असली चैन गिरवी रखी गई है और उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि उसे ऐसी ही 2 चैन और मिलती हैं जो गिरवी रखी गई थी। वो पुलिस वाले हरिशंकर को तीनों चैन देकर पूरी डिटेल दे देते हैं। तब हरिशंकर सबसे पहले जोसेफ के घर जाता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर जोसेफ ने एक चैन अपनी बेटी के लिए गिफ्ट की थी। हरिशंकर उससे पूछता है कि उसकी चैन कैसे खो गई। तब वो बताती है कि उसकी चैन कुछ गुंडों ने उसके गले से खींचकर भाग गए थे। तब हरिशंकर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और फिर कुछ कहे बिना ही हरिशंकर वापस आ जाता है। फिर हम चंद्रू को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। तब हरिशंकर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ यहाँ आना चाहिए था क्योंकि वो एक लड़के के साथ प्यार में थी जिसने उसे धोखा दिया और उसके पास तुम्हारी बेटी की न्यूड वीडियो है जिसके द्वारा वो तुम्हारी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस कारण उसने वो चैन गिरवी रखी थी। लेकिन चंद्रू हरिशंकर की बात का भरोसा नहीं करता और कहता है कि मैं कभी भी अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन नहीं लेकर आऊंगा। फिर हरिशंकर डीएसपी सावन से मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हें साइबर ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा। लेकिन हरिशंकर उससे इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इस केस को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अपने घर आ जाता है। तभी उसे कॉल आता है कि बस कंडक्टर चंद्रू की बेटी ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तब हरिशंकर वहाँ जाता है। तब चंद्रू हरिशंकर पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी मरी है। तब हरिशंकर उसे कहता है कि उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब हरिशंकर उस लड़की की फांसी पर लटकती हुई लाश देखता है तब उसकी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तब 2 पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर बाहर लाते हैं। तभी बाहर खड़े लोग हरिशंकर को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर हरिशंकर किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ उसकी हालत देखकर
समझ जाती है कि उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है। फिर अचानक हरिशंकर अपनी बेटी चित्रा के बारे में अपनी वाइफ से पूछने लगता है और अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती। तब हरिशंकर अपनी वाइफ को मानने लगता है कि उसकी बेटी कहाँ है। तब उसकी वाइफ से बता देती है कि चित्रा तुम्हारी वजह से इस दुनिया में नहीं है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हरिशंकर श्याम नाम के एक लड़के का पीछा कर रहा होता है और वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। श्याम ने एएसआई थॉमस की 17 साल की लड़की का न्यूड वीडियो बनाया था, जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया था। तभी डीएसपी सावंत हरिशंकर की वाइफ को कॉल करके कहता है कि कैसे भी करके हरिशंकर को घर बुलाओ। हरिशंकर घर के लिए निकलने ही वाला होता है, तभी वहाँ एएसआई थॉमस पहुँच जाता है। वो श्याम को बहुत मारता है। तब हरिशंकर श्याम को थॉमस से बचा लेता है और वहीं पर वो श्याम के लैपटॉप पर उन वीडियो को देखता है तो उसे उसमें उसकी बेटी चित्रा की न्यूड वीडियो मिल जाती है, जिसे उसने धोखे से बनाया था। ये वीडियो देखकर हरिशंकर के सर पर खून सवार हो जाता है और वो श्याम को इतना मारता है कि वो मर जाता है। उसकी बेटी की वीडियो की बात उसकी वाइफ को पता चल चुकी थी। वो अपनी बेटी के साथ होती है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसने वो वीडियो उसे ड्रग्स खिलाकर बनाई थी, जिसका उसे कुछ पता नहीं था। तभी हरिशंकर बहुत गुस्से में घर आता है। वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा होता है। तभी उसकी वाइफ हरिशंकर को चित्रा के रूम में नहीं जाने देती। चित्रा अपना रूम अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन हरिशंकर बहुत गुस्से में होता है। वो उसकी वाइफ के रोकने पर भी नहीं रुकता। वो दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर देखता है कि उसकी बेटी ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली है, तब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और हरिशंकर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम हरिशंकर और उसकी वाइफ को देखते हैं, जहाँ उसकी वाइफ हरिशंकर से डिवोर्स लेने के लिए कहती है। वो कहती है कि जब जब वो उसे देखती है उसे उसकी बेटी चित्रा याद आती है। फिर हरिशंकर एएसआई थॉमस से उसके घर मिलने आता है, जो जेल से बेल पर आया था। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हरिशंकर का इल्जाम थॉमस ने अपने सर क्यों लिया था। तब ये बात थॉमस की वाइफ सुन लेती है। फिर हरिशंकर डीएसपी सावंत से मिलता है। डीएसपी उसे बताता है कि थॉमस उस मर्डर का इल्जाम अपने सर नहीं लेता। तब हम सभी सस्पेंड हो जाते। फिर रात में हम देखते हैं कि थॉमस और उसकी वाइफ घर पर अकेले होते हैं। तभी कुछ लोग उसके घर आते हैं। वो कहते हैं कि वो उसकी बेटी के स्कूल के दोस्त हैं। तब थॉमस उन्हें अंदर बुला लेता है और उसकी वाइफ उनके लिए नींबू पानी बनाने लगती है। तभी उनमें से 2 लड़कियां उनकी हेल्प करने आती है और वो सभी को नींबू पानी देती है। फिर कुछ देर बाद थॉमस और उसकी वाइफ की नाक से खून बहने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने नींबू पानी में जहर मिलाया था। तब वो जहर उनकी धीरे धीरे जान लेने लगता है। तब वो उन्हें बताते हैं कि वो श्याम के दोस्त हैं जिसे उसने मारा था। तब थॉमस की वाइफ उन्हें बता देती है कि उसे थॉमस ने नहीं, सीआई हरिशंकर ने मारा था। फिर वो लोग सभी सबूत मिटाकर घर से बाहर आ जाते हैं। जब सुबह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, तब डीएसपी को ये सुसाइड केस लगता है, लेकिन हरिशंकर को यकीन हो जाता है कि ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर केस है, क्योंकि रसोई में 6 गिलास होते हैं जो अभी तक गीले होते हैं और डस्टबिन में 4 नींबू कटे हुए थे। लेकिन वो ये नहीं सोच पाता है कि ये सब कौन कर सकता है। फिर हरिशंकर जोसेफ की बेटी से मिलता है और कहता है कि सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब वो बताती है कि एक लड़के ने उसे नशा करके उसकी न्यूड वीडियो बना ली थी और तब से ही वो चैन गायब थी। फिर हरिशंकर उस तीसरी चैन के बारे में पता करने के लिए एक लड़की से मिलता है, जो बताती है कि उसे वो चैन होटल के रूम में सफाई करने के दौरान मिली थी और ये बात लगभग 3 महीने पहले की है। तब हरिशंकर तुरंत उस होटल में जाता है, जहाँ सीसीटीवी का फुटेज चेक करने पर उसे वो लड़की मिल जाती है जिसकी जिनसे वो चैन मिली थी। उसका नाम ऐना होता है। वहीं हम लिफ्ट में देखते हैं कि ऐना के साथी हरिशंकर का पीछा कर रहे होते हैं। फिर हम उस गैंग को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि पुलिस ने ऐना को पहचान लिया है, इसीलिए हमें बेंगलोर वापस जाना चाहिए। फिर हम हरिशंकर को देखते हैं, वो अपने सीनियर से बेंगलोर जाने के लिए कहता है, क्योंकि ऐना को बेंगलोर में एक ही बार में कई बार देखा गया था। फिर हरिशंकर अपनी टीम के साथ बेंगलोर के लिए निकल जाता है। बेंगलोर पहुंचकर हरिशंकर लोकल पुलिस से मिलकर एक बार में जाता है जहां पर ऐना भी आई होती है। हरिशंकर ऐना को देख लेता है। ऐना समझ जाती है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। तब वो पुलिस को चकमा देकर अपनी कार लेकर वहां से भाग जाती है। तब हरिशंकर उसका पीछा करता है। इसी दौरान ऐना की एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। फिर हरिशंकर ऐना की बॉडी को हॉस्पिटल ले आता है, जहां ऐना के साथी उसे वहां देखने आते हैं। डॉक्टर उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो डॉक्टर पर ही हमला कर देते हैं। तभी वहां हरिशंकर आ जाता है और उन सबकी बहुत पिटाई करता है। तब वो सभी वहां से डरकर भाग जाते हैं। ऐना का बॉयफ्रेंड क्रिस्टी अपनी गैंग को लेकर शहर के बाहर आ जाता है और डिसाइड करता है कि अब हम अपने किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हरिशंकर उस डॉक्टर से मिलता है जिस पर क्रिस्टी की गैंग ने हमला किया था। डॉक्टर उसे बताती है कि मैं उन दोनों लड़कियों ऐना और
सैलिन को जानती हूँ, इनकी ड्रग्स की लत को छुड़ाने के लिए इन्हें यहाँ लाया गया था। फिर हरिशंकर इंस्पेक्टर जोसेफ के ड्राइवर से मिलता है और उससे एना, सैलिन और श्याम के केस के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि ये तीनों एक बस में ड्रग्स ले रहे थे और बस में झगड़ा कर रहे थे। तब जोसेफ सर वहाँ पहुँचते हैं। तब उनके पास 1 किलोग्राम ड्रग्स मिलता है। तब जोसेफ सर उन तीनों को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और वो उन्हें स्टेशन लेकर आने लगे। तब जोसेफ सर रास्ते में ड्रग्स ले लेते हैं और वो एना पर गंदी नजर डालते हैं और उस पर इधर उधर हाथ फेरते हैं। तब एना सर के मुंह पर थूक देती है। तब सर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो गाड़ी को जंगल की ओर लेकर आते हैं और उन दोनों लड़कियों के साथ रेप करते हैं और श्याम ये सब गाड़ी में बैठा देख रहा था और इसी का बदला श्याम ने जोसेफ सर से लिया था। ये सभी बात हरिशंकर डीएसपी को बताता है। फिर वे लोग चंद्रू को बुलाते हैं और एना, सैलिन और श्याम के बारे में उससे पूछते हैं कि तुम इन तीनों को जानते हो। वो कहता है कि जी हाँ, जब मैं बस में था तब 3 लोग बस में ड्रग्स लेकर लोगों से लड़ाई कर रहे थे। तब वो उन्हें रोकता है। तब वे उसे ही उल्टा मारने लगते हैं। तब वो पुलिस को फोन करके बुलाता है। तब जोसेफ सर उन्हें पकड़कर ले आते हैं। तब हरिशंकर बस कंडक्टर चंदू से कहता है कि इन्हीं तीनों की वजह से तुम्हारी बेटी की जान गई है, लेकिन वो नहीं मानता और हरिशंकर को ही दोषी मानता है। फिर हरिशंकर सोचता है कि इन लोगों ने सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया है जिनसे इनकी बस में लड़ाई हुई थी। तब हरिशंकर अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे तीनों लोगों की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो। तब वो बताती है कि जब मैं बस में सफर कर रही थी तब ये लोग बस में ड्रग्स ले रहे थे। तब उसी ने इन लोगों को ड्रग्स लेने से मना किया और इनकी शिकायत बस कंडक्टर से की। तब पुलिस आकर इन तीनों को पकड़कर ले जाती है। तब हरिशंकर समझ जाता है कि श्याम ने उसकी वाइफ से बदले के लिए उसकी बेटी का वीडियो बनाया था। इस सब में हरिशंकर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन हरिशंकर ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताता क्योंकि आज तक जिस गिल्ट में वो जी रहा था वो गिल्ट अब उसे नहीं देना चाहता था। और जब कोर्ट में इन दोनों का डिवोर्स हो रहा होता है तब वो कुछ नहीं बोलता और इनका डिवोर्स हो जाता है। फिर हरिशंकर अपनी टीम को कॉल करके बताता है कि वे बस कंडक्टर चंद्रू पर नजर रखें क्योंकि उसकी जान खतरे में है। वो उसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि चंद्रू बस डिपो के लिए निकल गया है। तब हरिशंकर बस डिपो पहुंच जाता है जहां उसे चंद्रू मिल जाता है। तब चंद्रू हरिशंकर को देख लेता है और आगे बढ़ जाता है। तभी कृष्टि एक चाकू से चंद्रू पर हमला करता है। तभी वहाँ हरिशंकर आ जाता है। उसे देखकर कृष्टि और उसकी गैंग भाग जाती है। फिर हरिशंकर सोचता है कि कृष्टि का अगला शिकार उसकी वाइफ है। तब वो जल्दी से अपने घर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अपने पिता के यहाँ गई है। हरिशंकर की वाइफ को हम उसके पिता के यहाँ देखते हैं। वो अपने पिता के साथ बात कर रही होती है और उसकी बेटी अपने नौकर के साथ बाहर घूमने जाती है। तब कृष्टि उसके नौकर को मार देता है और हम हरिशंकर की बेटी के ऊपर खून देखते हैं, जिसे देखकर हरिशंकर की वाइफ डर जाती है। फिर कृष्टि हरिशंकर को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि तेरी बीवी और तेरी बच्ची मेरे पास है, तू अकेला जल्दी यहाँ आ जा वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। तब हरिशंकर उससे कहता है कि मैं अकेला वहाँ आ रहा हूँ, तुम उन लोगों को कुछ मत करना। इसी बीच गीता के पिता अपनी गन निकाल लेते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। तब वो लोग सारे छुप जाते हैं। तब गीता और उसकी बेटी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और उधर कृष्टि मौका पाकर उसके पिता को मार देता है। गीता भी भाग ही रही होती है, लेकिन थोड़ी देर में कृष्टि उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है। वो गीता के पीठ पर चाकू से वार करता है। इसी बीच उसकी छोटी बेटी जंगल की ओर भाग जाती है। तब कृष्टि और उसकी गैंग उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं। तभी गीता के पास हरिशंकर पहुंच जाता है। तब गीता उसे बताती है कि उसकी छोटी बेटी जंगल की ओर भाग गई है। तब हरिशंकर उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। वो बच्ची एक झोपड़ी में छुप जाती है, लेकिन ये लोग उसे ढूंढ लेते हैं। ये उस बच्ची को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ हरिशंकर पहुंच जाता है और इनके बीच लड़ाई होने लगती है। ये लोग हरिशंकर पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन हरिशंकर फिर भी इनकी बहुत पिटाई करता है। वो इन्हें मारते मारते अर्धमरा कर देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इन सभी को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं गीता और हरिशंकर फिर से साथ रहने लगे हैं और आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। तभी पीछे से डीएसपी सावंत आ जाता है। वो हरिशंकर से कहता है कि तुमने न्यूज देखी। तब वो पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। तब डीएसपी उससे पूछता है कि तुम कल कहाँ थे। तब हरिशंकर उसे बताता है कि मैं घर पर ही था और मेरा फोन भी स्विच ऑफ था। फिर ये दोनों टीवी पर न्यूज देखते हैं। वो देखते हैं वो चारों अपराधी जो कुछ महीने से जेल में बंद थे वो कल जेल से छूटे थे और वो चारों अब मर चुके हैं। फिर फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब ये जेल से छूटते हैं। तब ये लोग एक जगह रुककर ड्रग्स लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो हरिशंकर को मारेंगे। फिर कुछ देर बाद इनके नाक और मुंह से खून आने लगता है और धीरे धीरे इनकी जान जाने लगती है। तभी वहाँ हम हरिशंकर को देखते हैं, जिसका साफ मतलब होता है कि हरिशंकर ने ही इनके पास ड्रग पहुँचाया होता है। फिर ये चारों वहीं मर जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।